कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ये जो है आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कक्षा 10 में जितना भी आज आप ऑप्शनल सीखेंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चैप्टर हम लिए हुए हैं। तीनों सिलेबस का मिलाकर जो है कि ऑप्शनल है। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कक्षा 10 में आपको मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि इसमें से आपको प्रश्न फंसेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, पहला ऑप्शन है डायोप्टर। यहाँ पे सही रहना चाहिए, यहाँ पे डायोप्टर होना चाहिए। डायोप्टर, ऐसे डायोप्टर जिसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से डायोप्टर है, ल्यूमेन है, लक्स है और एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डायोप्टर होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन डायोप्टर होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफिलिन किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है कि किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में उत्पन्न होता है कि गंगा जल में या मीठा जल में, इनमें से सभी। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला, जल्दी से जवाब दीजिए। मलेरिया जो उत्पन्न होता है आपका गंगा जल में उत्पन्न होता है मलेरिया। ठीक, और जो साफ जल में होता है, ये डेंगू मच्छर जो उत्पन्न करने वाला होता है वो साफ जल में होता है। मलेरिया के लिए गंगा जल, अगर डेंगू यही प्रश्न आता डेंगू के लिए तो साफ जल पे आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स होता है या फिर एक्स वाई होता है या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई। अगर ये जोड़ों की संख्या अगर पूछ देता तो 23 जोड़े होते हैं, वो नहीं प्रश्न है। इसमें दिया है कि कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र ही पूछा है, तो एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधों को चुना था? मटर के पौधों को, चना के पौधों को, सेब के पौधों को, इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मटर। मटर के पौधों का प्रयोग करके जो है मेंडल ने बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? अभी जस्ट इसका चर्चा हुआ था, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले, पहला ऑप्शन है साफ जल, गंगा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? साफ जल। अभी बताया गया था ना, अगर मलेरिया रहेगा तो गंगा जल, और साफ जल में डेंगू के लिए आपका क्या रहेगा? साफ जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को कौन से लेटर से प्रदर्शित किया था? पहला ऑप्शन है पी से, टी से, एफ से, एस से। जवाब दीजिए इसका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पी से। पी से सूचित किए थे जनक पीढ़ी को, किस लेटर से सूचित किया गया था? पी से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 26, 24, 23, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 23 जो है कि जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है ओपेरी, ऑप्शन सी है लेमा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बायो से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कई बार यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान, परागनली। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ऑप्शन बी परागकोश होगा, परागकोश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, जो बीजांड की दीवारें हैं वो मोटी होकर क्या बनाती है? पहला ऑप्शन है फल बनाती है, बीज बनाती है, बीजावरण बनाती है, रूढ़ बनाती है। जवाब दीजिए इसका। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बीजावरण बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जनक कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृषण में बने शुक्राणु होते हैं वो कहां पर संचित होते हैं? तो शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जवाब दीजिए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन होगा अधिवृषण में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिवृषण में। चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपकी बोर्ड स्क्रीन पे, जवाब दीजिए इसका जल्दी से। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पहला दिया है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, या ये सभी। तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी कि स्त्रियों में जो है ना यौन आरंभ स्टार्ट होता है उसमें ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना भी होता है, रजोधर्म का प्रारंभ भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जवाब दीजिए इसका जल्दी से। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंक के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जल्दी से जवाब दीजिए। समरूप है, समजात है, समवृत्त है, या जीवाश्म है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समरूप होते हैं चमगादड़ और पक्षी के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है, स्क्रीन पे, जल्दी जवाब दीजिए इसका। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? जल्दी जवाब दीजिए। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। जल्दी बताइए इसका जवाब। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो उसका अंडाशय। अंडाशय जो है कि आपका फल में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ये इतना सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको चलिए टेक्निकल इशू होने के कारण हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में कौन सा नर प्रजनन अंग होता है? इसका जवाब दीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन पुंकेसर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नर युग्मक एवं इसमें दो प्रश्न आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें दो प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न है इसमें, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? बहुनापन कहते हैं। और इसको सबको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। पहला है सरसों, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है पपीता, चौथा है मटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पपीता। पपीता जो है कि एक लिंगी पादप का क्या उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आपका है? जवाब दीजिए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। अमीबा द्विखंड होता है। अगर ये प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि द्विखंड पूछा है अमीबा, अगर बहुविखंडन अगर पूछ दे कि कौन सा, अगर चार ऑप्शन दे दे, बोल देगा कि बहुविखंडन बताइए क्या होगा, तो बहुविखंडन भी आपका क्या होता है? अमीबा ही होता है। तो चाहे द्विखंडन पूछे पेपर में या बहुविखंडन पूछे, दोनों के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन अमीबा। अमीबा आप टिक कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन क्या होता है? खंडन द्वारा जनन किसमें जो है कि खंडन द्वारा जनन होता है? तो आपके ऑप्शन है मेंढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सितारा मछली में। चलिए अगले प्रश्न पे। बहुत तेजी से हम लोग प्रश्न को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का वीडियो है। देखिए, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? इसमें भी दो प्रश्न दिया है, चार ऑप्शन है, नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नर, नर हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये प्रश्न क्या है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। कंठ का फूलना, ये भी सही है, ये भी होता है। मांसपेशियों में उभार आना, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आ गया आपका? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जो है कि क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बताइए जल्दी से कौन सा जवाब इसका सही होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अगर यही प्रश्न ये पूछ दे कि उसके साइड में हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो हेडलाइट अगर प्रश्न होता तो अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाता। इसमें उसके सामने क्या लगा होता है तो उत्तल। अगर यही हेडलाइट के विषय पूछता तो हेडलाइट आपका अवतल दर्पण तक टिक करते। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2D यानी दो डायोप्टर, D यानी डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का ये मात्रक होता है डायोप्टर। तो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो इसके लिए देखिए लेंस की क्षमता का एक फार्मूला भी बता दे रहे हैं। P बराबर होता है 100/f, P बराबर 100/f, और ये फार्मूला होता है सेमी में। अगर यही प्रश्न मीटर में रहे तो P बराबर 1/f होता है। ये जहां पे हमारा फोकस क्या होता है? मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे दो डायोप्टर के लिए यहीं पे P बराबर 100, f की वैल्यू दिया है, इसमें P की वैल्यू दिया है, P की वैल्यू, दो डायोप्टर P की वैल्यू दिया है, तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ से रख दीजिए P की वैल्यू, दो डायोप्टर, ठीक। और यहाँ पे f की वैल्यू जो है कि यहाँ से पूछा है फोकसांतर क्या होता है, तो यहाँ से फोकस का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 2f हो जाएगा, इक्वल आपको क्या हो जाएगा 100। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था, डिवाइड में आएगा, तो f इक्वल क्या हो जाएगा 100/2, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 सेमी, 50 सेमी हो जाएगा, क्योंकि सेमी वाला फार्मूला हम लगाए हैं। तो राइट ऑप्शन 50 सेमी कहीं दिया है, 50 सेमी। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व कैसे होगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें भी एक प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी जवाब दीजिए।
अगला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे है, जल्दी जवाब दीजिए इसका। देखिए प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो उत्तल लेंस की क्षमता आपका देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, धनात्मक। अगर यही प्रश्न आता कि उत्तल लेंस के स्थान पे अवतल अगर दे देता, अवतल अगर कहेगा तो ऋणात्मक के लिए नेगेटिव और उत्तल के लिए धनात्मक, उत्तल के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक प्रतीक हो जाएगा। तो प्रश्न है उत्तल, तो हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन पे आधारित है, प्रकाश का अपवर्तन पे आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर भी दे दिया है यहाँ पे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। अगर इंद्रधनुष का वर्णन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अगर ये जो होता है प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, तो इसके लिए हमें तारों का टिमटिमाना, अगर प्रश्न आता कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश का अपवर्तन तब टिक करते हैं हम लोग। अगर कहे कि हीरा चमकता है, किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे टिक कीजिएगा। और यहाँ पे दिया है इंद्रधनुष का वर्णन, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे देखिए आगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? लीजिए अभी इसी का बात हो रहा था। तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन के सिद्धांत पे या फिर प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे? तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश अपवर्तन के सिद्धांत पे होगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे आपका इंद्रधनुष का बनना, और प्रकीर्णन जो होता है सूर्य के लाल रंग का दिखाई देना, सूर्य का जो है कि लाल नारंगी दिखाई देना, ये प्रकीर्णन पे आधारित होता है, ये सूर्य के लिए। और ये जो है कि इंद्रधनुष के लिए और तारों के टिमटिमाने के लिए प्रकाश के अपवर्तन, यही जो है अपवर्तन का सिद्धांत। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, दो प्रश्न इसमें आ गए हैं। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब बिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र पे होती है, फोकस पे, अनंत पे और ध्रुव पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोकस पे। राइट ऑप्शन क्या होगा? फोकस पे। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे, अगर अनंत पे अवतल लेंस अगर आपका है, अवतल लेंस अगर किस तरीके से आपका अवतल लेंस है, अनंत पे कोई रहता है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? समांतर होती है, मुख्य अक्ष के टकराने के बाद फोकस से ही होकर क्या होती है? जाती है। तो वही बोला है कि उसके बिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहां पर होगा? फोकस पे होगा। ये फोकस यहां पे होता है, ये फोकस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण, उसमें लेंस दिया है, इसमें दर्पण दिया है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। सेम प्रश्न है, बस लेंस के सामने दर्पण हो गया तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, क्योंकि अनंत पे वस्तु रहेगा तो फोकस पे क्या होगा? बनेगा, उसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन फोकस पे, इसका भी फोकस पे। अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न आ गया है आपकी बोर्ड पे, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का माध्यम होता है। अपवर्तनांक को देखिए जन से प्रदर्शित करते हैं। जन बराबर फार्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है साइन आई प्लस साइन आर, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। साइन आई इंटू साइन आर, ये भी गलत, इंटू नहीं होता है। ये देखिए ऑब्लिक है, ये तो सही है, साइन आर और साइन आई, लेकिन साइन आई पहले होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो दिया भी है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है, अवतल लेंस के फोकस को करने के लिए आज का आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? देखिए अभिसारी जो होता है ये उत्तल लेंस को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि इसमें और भी ऑप्शनल के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।